हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। वातावरण में कई ग्रीन हाउस गैस पाई जाती हैं, जिनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। और पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है, जब उसे दीर्घ तरंगों के रूप में वापस उत्सर्जित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जो भी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में मौजूद है उसे अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के जो वातावरण है, पृथ्वी के वातावरण में उसका तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। उसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, उसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए हमारा पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये कथन हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा अजैविक अवयव जीवाणु, ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैविक अवयव होते हैं, ना कि अजैविक अवयव। ये होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि ये जैविक अवयव होते हैं, इसीलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार होते हैं हरे पौधे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से और ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पादप संरक्षण से, प्लांट प्रिजर्वेशन से। चिपको आंदोलन का संबंध है पादप संरक्षण से, और चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के चमोली जिले में। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में से चलाया गया था 1970 के दशक में। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। चिपको आंदोलन का संबंध था पादप संरक्षण से। क्या हुआ था, जब लोगों ने पेड़ काटने के लिए वहां पर गए थे, तो वहां पर महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और उसी को नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। यानी उन्होंने उन वृक्षों की सुरक्षा के लिए, उन्हें काटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से वो चिपक गए थे और उसी को नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। तो वो पादप संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन है ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी वन उत्पाद, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन और ऑप्शन डी सौर सेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सौर सेल। इन ऊर्जा स्रोतों में से जो भी यहाँ ऊर्जा सोर्स दिए गए हैं, उनमें से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है वो है सौर सेल, क्योंकि जो हमारा नाभिकीय विखंडन है उससे भी न्यूक्लियर जो नाभिकीय विकिरण होता है, उसे भी विकिरण वाला प्रदूषण होता है, नाभिकीय विकिरण जो पोल्यूशन होता है वो होता है, लेकिन सौर सेल इनमें से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है हमारे नेशनल पार्क और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है वो हमें मिलाना है। आपको ये सभी ध्यान रखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यानी कि ए है हमारा दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, तो ए का है हमारा 2। और ए का 2 मिलाने के बाद आप पहले कूट के माध्यम से एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा। अगर आपको एलिमिनेशन के माध्यम से अपना आंसर मिल जाए तो आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। तो ए का 2 है और ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर भी हम मिलाते हैं, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, बी का है हमारा 1। सी है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, सी का है हमारा 3। और डी है बांदीपुर कर्नाटक में है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन है ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग और ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना, पारिस्थितिकी तंत्र का मेंटेनेंस करना। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था वाल्टर जी रोसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वाल्टर जी रोसन के द्वारा 1985 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन है ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी फर्न। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। लाइकेन को प्रदूषण संकेतक पौधा कहा जाता है। इसे वायु प्रदूषण का जीवित संकेतक माना जाता है लाइकेन को। लाइकेन कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उससे मिलकर बनता है लाइकेन। कवक प्लस शैवाल, फंगस और एल्गी, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध वो कहलाता है लाइकेन। और लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड वाले वायु प्रदूषण में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। ये पेड़ों की छालों पर, नग्न चट्टानों पर उगे हुए हमें मिलते हैं। और लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 53%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 33%। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3 यानी कि 33%। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो वर्तमान में भारत का जो क्षेत्रफल है, वन अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो है 24.62%। इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो हमारा वन अंतर्गत क्षेत्रफल है वो है 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी 30 जनवरी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 में, और पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था 1995 में। और 2024 के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है वो आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1994। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1986। पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरी स्थित है, नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नागपुर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। नीरी स्थित है नागपुर में और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। नागपुर मतलब महाराष्ट्र में। तो नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और स्थापना की गई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन है ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए जो पेड़ों की एक श्रृंखला सी बनाई जाती है, आपने देखा होगा सड़कों के किनारों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बीच में सड़कों पर पेड़ों की एक कतार लगाई जाती है, उसे ही कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि पेड़ों में ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धान का खेत। मीथेन यानी कि CH4 मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन के जो सोर्स हैं वो हैं धान का खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु। ये मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, कृत्रिम सोर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं धान का खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है ए पैन, ऑप्शन बी स्मोक, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ओजोन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। बेसिकली जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो है प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक उन्हें कहा जाता है जो कि अपने सोर्स से सीधे ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्राथमिक प्रदूषक हैं क्योंकि अपने सोर्स से सीधे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने लकड़ी जलाई और उससे कार्बन निकला तो वो है प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक, जो कि प्राथमिक प्रदूषक हो। जब प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में मौजूद पदार्थों के साथ क्रिया करके जो प्रदूषक बनाते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जैसे कि पैन, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसकी फुल फॉर्म है पैन। स्मोक, ये स्मोक प्लस फोक से मिलकर बनता है। ओजोन, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैन, स्मोक और ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए यह हमारा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल पाए जाते हैं, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हाथियों के लिए फेमस है, उसमें हाथी पाए जाते हैं। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हंगुल के लिए। हमें गलत ही बताना था, इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथियों के लिए फेमस है और हंगुल के लिए फेमस है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, वहां हंगुल पाए जाते हैं, वो हंगुल के लिए फेमस है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, हाथियों के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए फेमस है, उसमें हाथी पाए जाते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं, हाथियों के लिए फेमस है, जबकि हंगुल पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी हाथी पाए जाते हैं और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। ऑप्शन है ए यकृत कैंसर का, ऑप्शन बी मस्तिष्क कैंसर का, ऑप्शन सी मुखीय कैंसर का और ऑप्शन डी त्वचा कैंसर का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्वचा कैंसर का। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो कारण हो सकता है त्वचा कैंसर का। और इसीलिए जो हमारे समताप मंडल में ओजोन परत है वो इसी सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकती है। तो ओजोन परत, जो हमारे समताप मंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत सूर्य की इसी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है ए विभिन्न प्रकार के पादप और वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु और ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु को कहा जाता है जैव विविधता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु की विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, यानी कि ओजोन जैव मंडल को बचाती है। ऑप्शन है ए इंफ्रारेड किरणों से, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणों से, ऑप्शन सी एक्स किरणों से और ऑप्शन डी गामा किरणों से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट किरणों से। जो ओजोन परत है वो बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन की सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विघटित प्रदूषक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से हैं। ऑप्शन है ए पारा, ऑप्शन बी वाहित मल, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी एस्बेस्टोस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाहित मल यानी कि सीवेज जैव विघटित प्रदूषक है। इनमें से वाहित मल बायोडिग्रेडेबल, जैव विघटित प्रदूषक का मतलब होता है वे प्रदूषक जो कि जीव जंतुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा आसानी से विघटित किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं जैव विघटित प्रदूषक। तो इनमें से है वो वाहित मल, जबकि पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टोस ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये अजैव विघटित प्रदूषक हैं। ये आसानी से जीव जंतु के द्वारा विघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी गुईनडी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम था तब हैली राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम रखा गया था गवर्नर हैली के नाम पर उसका नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम किया गया रामगंगा नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम किया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम किया गया था और फिर बाद में 1957 में इसका नाम किया गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसका सबसे पहला नाम था हैली नेशनल पार्क, जब उसे स्थापित किया गया था 1936 में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उसका नाम किया गया था रामगंगा नेशनल पार्क और फिर 1957 में एक प्रकृति प्रेमी थे जिम कार्बेट, उनके नाम पर उसका नाम रखा गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ है राज्य। ए है हमारा दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, जम्मू कश्मीर में है, तो ए का है हमारा 4। बी है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान में है, बी का है हमारा 2। सी है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश में है, सी का है हमारा 1। और डी है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, केरल में है, डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क यानी कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक
किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है ए व्यापक निके, ऑप्शन बी बड़े आकार वाला शरीर, ऑप्शन सी संकुचित निके और ऑप्शन डी आनुवंशिक भिन्नता की कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापक निके, यानी कि ब्रॉड निके किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निके और आनुवंशिक भिन्नता की कमी ये तीनों ही किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि व्यापक निके किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक निके यानी कि जो निके होता है इकोलॉजिकल निके, वो किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण में उसकी कार्यात्मक भूमिका और उसकी स्थिति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ये सभी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य हैं। आपको इनके नाम और इनका जो ये जिला कहाँ स्थित है वो सभी ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए है हमारा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में है, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी है सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में है, बिल्कुल सही सुमेलित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में है और हमें सही ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिले में है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर जिले में है, ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई जिले में है और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरी तरफ है उनकी लोकेशन। कौन सा किस राज्य में स्थित है। ए है हमारा नोकरेक, नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक जयमंडल रिजर्व मेघालय में है, तो ए का है हमारा 3 और ए का 3 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा मानस, मानस है असम में, तो बी का है हमारा 2। सी है दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, सी का है हमारा 4 और डी है अगस्त्यमलाई केरल में है, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नोकरेक जैवमंडल रिजर्व यानी कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। डेसिबल में बताना है, क्योंकि ध्वनि को मापने की कही है डेसिबल। ऑप्शन है ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 60 डेसिबल और ऑप्शन डी 80 डेसिबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वैसे WHO के अनुसार एक मानव के लिए जो सर्वोत्तम ध्वनि होती है वो होती है 45 डेसिबल। एक मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि होती है वो होती है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव के लिए बिल्कुल सही होती है। उसके बाद 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है WHO के अनुसार। और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तो अगर मानव कोशिश करे कितनी डेसिबल की ध्वनि को वो सहन कर सकता है, तो 130 डेसिबल तक की ध्वनि को मानव सहन कर सकता है, उसे सुन सकता है। लेकिन 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि उसे बहरा बना सकती है और लगभग अगर 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो व्यक्ति को पागल भी बना सकती है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। खतरनाक ध्वनि प्रदूषण जो WHO के अनुसार है, सर्वोत्तम ध्वनि प्रदूषण होता है एक मनुष्य के लिए 45 डेसिबल, उसके लिए आदर्श होता है। लेकिन मानव 75 डेसिबल की ध्वनि जो होती है, 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए खतरनाक होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। एक व्यक्ति अधिकतम मैक्सिमम सीमा तक 130 डेसिबल की ध्वनि को सहन कर सकता है, लेकिन 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि ऊपर है तो वो व्यक्ति को बहरा बना सकती है, और अगर 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो व्यक्ति को पागल भी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। हमें बताना है कि कौन सा बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन है हमारा ए जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन बी वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी जंगली जंतु अभ्यारण्य।
हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व किसी जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारी महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि इस बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्र का भी संरक्षण किया जाता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, वो है जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें जैव विविधता का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है और इसीलिए ये इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन है ए गाय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी हरे पौधे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक घटक में शामिल किया जाता है, प्रोड्यूसर होते हैं, वो होते हैं हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने लिए आहार का निर्माण करते हैं, इसलिए हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, ऊंट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो मरुस्थल हैं, जो डेजर्ट हैं, वो शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी सोर्स हो सकते हैं। क्यों? कारण है उसका, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में ही सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। कारण हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी प्रोडक्शन के प्रभावकारी सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे कहीं अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में ही सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। और ये बताया गया था जर्मन वैज्ञानिक गेरहार्ड नाइस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेरहार्ड नाइस के द्वारा ये बताया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं, 17 पार्ट हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।